दुनिया का हर इंसान चाहता है कि चीजें उसके हिसाब से हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंसान की जिंदगी म्यूजिक प्लेयर के जैसी नहीं है कि जिस तरह के गाने सुनने का मन हुआ उस तरह का गाना लगा लिया। जिंदगी एक रेडियो स्टेशन की तरह होती है, चाहे गाने की तरह खुशी आए या एड्स की तरह दुख, सब सहना पड़ता है। रिया माथुर ने जब सिद्धार्थ को देखा तो उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन शायद रिया माथुर की जिंदगी में अभी भी संघर्ष करना लिखा हुआ था, इसलिए वो सिद्धार्थ के पास होकर भी उससे दूर थी। सिद्धार्थ जिस अबीर टेलीकॉम के अंदर फोन खरीद रहा था, रिया उसी के सामने से होकर गुजर गई थी, लेकिन उसे सिद्धार्थ नहीं दिखा था। रिया जब सिद्धार्थ के सामने से गुजरकर सुयश और अपने दादा जगत प्रसाद माथुर के पास पहुंची तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो दोनों समझ गए थे कि सिद्धार्थ रिया के हाथ से निकल चुका है। लेकिन फिर भी सुयश ने रिया माथुर से फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए सवाल किया, क्या हुआ मैडम, सिद्धार्थ जी मिले? सुयश के सवाल पूछने पर रिया ने ना में सिर हिला दिया था। चूंकि एक्सीडेंट का स्पॉट क्लियर हो चुका था, इसलिए सुयश और जगत प्रसाद माथुर किनारे पर गाड़ी रोके हुए खड़े थे। कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ आ गए हैं तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे, आप परेशान ना होइए, सुयश ने रिया माथुर से कहा और गाड़ी की चाबी उसकी तरफ कर दी थी। रिया माथुर ने सुयश की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कार की चाबी लेकर गेट खोलकर अंदर बैठ गई थी। जगत प्रसाद माथुर अभी बाहर ही खड़े हुए थे, वो शायद रिया के साथ जाना नहीं चाहते थे। जगत प्रसाद माथुर को बाहर खड़ा देखकर रिया माथुर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आइए चलिए, सुयश स्कूटी लेकर आ जाएगा। रिया के इतना कहने के बाद जगत प्रसाद माथुर कार का गेट खोलकर रिया माथुर के बगल वाली सीट पर बैठ गए थे और उसके बाद रिया ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। चूंकि रिया सिद्धार्थ को देखने से पहले मंदिर की तरफ जा रही थी, इसलिए उसने गाड़ी यू टर्न ली और मंदिर की तरफ चली गई थी। सुयश कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और उसके बाद जब उसे यकीन हो गया कि रिया माथुर वहां से काफी दूर जा चुकी है, तो उसने अपना फोन निकाला और उस गंजे आदमी को फोन मिला दिया था, जिसे वो और जगत प्रसाद माथुर बॉस कहकर पुकारते थे। उसके बॉस ने पहले ही बेल जाने पर फोन उठा लिया था और सुयश के कानों में उसकी आवाज सुनाई पड़ी, हाँ हमारे लोग पहुंचने वाले हैं, तुम बस 5 मिनट वेट करो। उस गंजे आदमी ने सुयश से कहा और उसके बगल में वो आदमी भी खड़ा था जिसने पिछली बार जगत प्रसाद माथुर से ज्यादा बात करने पर उसका गला दबोचा था और मारने की धमकी दी थी। अभी आप अपने आदमियों को वापस बुला लीजिए बॉस, अभी हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, सुयश ने उस आदमी को जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर वो गंजा आदमी चौंक गया था। क्यों? उसने चौंकते हुए कहा, क्योंकि सिद्धार्थ यहाँ नहीं है, वो हमारे हाथ से निकल चुका है, लेकिन इतना तय है कि वो ईटानगर में है, तो आपको और आदमी लगाने पड़ेंगे, सुयश ने जवाब दिया। सुयश का जवाब सुनने के बाद उस गंजे आदमी ने अपने बगल में खड़े हुए आदमी की तरफ शून्य भरी नजर से देखा, मानो वो उससे पूछना चाह रहा हो कि आखिर अब सुयश से क्या कहना है। इससे पूछो कि कैसे गायब हुआ, उस गंजे आदमी के बगल में खड़े हुए आदमी ने उसे कहा और उसके इतना कहने के बाद उसने यही सवाल सुयश से पूछ लिया था। उसके सवाल पूछने के बाद सुयश ने अभी जो थोड़ी देर पहले वहां हुआ था उसके बारे में उस आदमी को बता दिया था। तो तुम्हें उसके पीछे खुद जाना चाहिए था, तुमने रिया माथुर को क्यों भेजा? उस गंजे आदमी ने सुयश से थोड़ा गुस्से में कहा, बॉस मैं रिया का एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं उससे ज्यादा सवाल जवाब करता तो मेरे ऊपर ढेरों सवाल खड़े हो सकते थे। जगत प्रसाद माथुर साहब उससे कह सकते थे कि तुम यहीं रुको और सुयश को भेज दो, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, तो मैं कैसे चला जाता? सुयश ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। चूंकि सुयश जो कह रहा था वो 100% ठीक बात थी, इसलिए उस पर गुस्सा करना जायज भी नहीं था, इसलिए उस गंजे आदमी ने सुयश से कहा, ठीक है तुम घर जाओ और मेरे अगले ऑर्डर का वेट करो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया था और उसके फोन काटने के बाद सुयश वहां से चला गया था। इधर सुयश वहां से माथुर विला की तरफ निकल चुका था और दूसरी तरफ सिद्धार्थ भीखू के साथ मोबाइल लेकर बाहर आ गया था। भीखू ने सिद्धार्थ को एक बेहतरीन मोबाइल दिलाया था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ बहुत खुश हो रहा था। सिद्धार्थ के ऊपर भले ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन था तो वो एक गांव का सीधा शरीफ बच्चा ही, जो छोटी छोटी खुशियों में खुश होना जानता था। कैसा लगा फोन सिद्धार्थ? भीखू ने उससे सवाल किया। बहुत बढ़िया भीखू भैया, सिद्धार्थ ने जवाब दिया और उसके बाद उसने जो भीखू के नाम से सिम कार्ड लिया था उसे मोबाइल में डालने लगा था। सिद्धार्थ ने अपना फोन सेट कर लिया था और उसके बाद उसने सबसे पहला कॉल बीरेन शर्मा को मिला दिया था। बीरेन शर्मा ने जैसे ही अनजान नंबर देखा, उन्होंने तुरंत फोन उठा लिया था
वो समझ गए थे कि ये कॉल उन्हें सिद्धार्थ ने किया है। फोन ले लिया सिद्धार्थ? वीरेंद्र शर्मा ने सवाल किया। हाँ, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक चहक सुनाई दे रही थी। ठीक है, अब वापस आ जाओ, देर हो रही है, वीरेंद्र शर्मा ने सिद्धार्थ से कहा। हाँ ठीक है अंकल, आ रहा हूं, इतना कहकर सिद्धार्थ ने फोन काट दिया था। फोन काटने के बाद सिद्धार्थ और भीखू दोनों अपनी बाइक की तरफ पहुंच गए थे। हम कहाँ हैं भीखू भैया इस टाइम? सिद्धार्थ ने बाइक पर बैठते हुए कहा। ईटानगर मेन मार्केट में। क्यों? भीखू ने जवाब दिया। रिया मैडम का घर यहां से कितनी दूर है? सिद्धार्थ ने सवाल किया। कौन रिया मैडम? भीखू ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा। अरे रिया माथुर, बिजनेस टाइकून जगत प्रसाद माथुर की पोती, जिसका माथुर विला है, सिद्धार्थ ने भीखू से कहा। अच्छा, तो माथुर विला के बारे में पूछ रहे हो? वो बस यहाँ से थोड़ी दूर पर है। क्यों, कोई काम है क्या? भीखू ने सवाल किया। हाँ, चलो एक बार घूम कर आते हैं, पता नहीं कब पृथ्वीराज अंकल का फोन आ जाए और मुझे निकलना पड़ जाए। सिद्धार्थ ने रिया माथुर से मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा। इतनी रात को? पॉश सोसाइटी है भाई, घुसने नहीं देंगे, भीखू ने सिद्धार्थ से कहा। अरे घुसने देंगे, सोसाइटी का जो मेन गेट है वहां के बंदे मुझे जानते हैं, आओ चले, काफी दिन हो गए उनसे मुलाकात हुए, एक बार मिल आते हैं, बहुत मदद की थी उन्होंने मेरी, सिद्धार्थ ने भीखू से कहा और फिर एक पॉज लेते हुए आगे बोला। माथुर साहब की तबीयत भी खराब थी, उनका हालचाल भी मिल जाएगा। और बीरेन अंकल, अगर उन्हें पता चल गया कि हम इतनी रात में घूम रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, भीखू ने सिद्धार्थ से कहा। उनको कुछ पता नहीं चलेगा, बस माथुर साहब का हालचाल लेकर ही वापस आ जाना है, सिद्धार्थ ने भीखू से कहा। और जब सिद्धार्थ भीखू से बार बार रिक्वेस्ट करता रहा तो भीखू उसे माथुर विला की सैर कराने के लिए रेडी हो गया था। इधर सिद्धार्थ माथुर विला की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एक आदमी के पैर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। चलते चलते वो आदमी एक रूम में पहुंच गया था जहां पर एक मरीज लेटा हुआ था। वो आदमी उस मरीज के पास पहुंच गया था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि करणवीर का सेक्रेटरी रजत था और उसके सामने जो लेटी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड सुकृति थी। सुकृति मैडम, रजत ने अपनी सामने लेटी हुई सुकृति से कहा, जो उसकी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। रजत की आवाज सुनकर सुकृति ने उसकी तरफ करवट ले ली थी। सुकृति का पूरा चेहरा धंसा हुआ दिखाई दे रहा था। वो इतनी ज्यादा दुबली हो चुकी थी कि उसकी आंख के नीचे की हड्डी बाहर दिखाई देने लगी थी। खूबसूरती उसके चेहरे से कोसों दूर जा चुकी थी। उसे देखकर एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सुकृति हो ही ना। अब सुकृति की ये हालत कैसे हुई थी? क्या सुकृति को उसके ब्रेन ट्यूमर की बीमारी ने ऐसा बना दिया था या फिर सिद्धार्थ से जुदाई के बाद सुकृति की हालत ऐसी हो गई थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। क्या हुआ रजत? सुकृति ने रजत से सवाल किया। उसकी आवाज बहुत मुश्किल से बाहर निकल रही थी। मैडम, एक गुड न्यूज है, रजत ने सुकृति के कान के पास झुकते हुए कहा। बोलो, सुकृति ने बहुत ही मार्मिक आवाज में कहा। उसे किसी तरह की खुशी महसूस नहीं हुई थी। उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अब गुड न्यूज या बैड न्यूज से कोई मतलब ही ना हो। सिद्धार्थ जी इस टाइम ईटानगर में है, अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने अभी कॉल करके बताया है। उसने सिद्धार्थ को माथुर विला के पास वाले मार्केट में देखा है, रजत ने सुकृति से कहा। और उसके इतना कहते ही सुकृति का चेहरा किसी सोने के मानिंद चमक उठा था। उसके चेहरे की खोई हुई चमक वापस आती हुई दिखाई पड़ने लगी थी। मुझे ईटानगर जाना है रजत, मेरे ईटानगर चलने की व्यवस्था करो। सिद्धार्थ के ईटानगर में होने की बात सुनकर सुकृति ने कहा। वो शायद सिद्धार्थ से मिलकर माफी मांगना चाहती थी। उसने सिद्धार्थ के साथ जो किया था शायद उसे उसका पछतावा हो रहा था। लेकिन मैडम, इस हालत में, इससे पहले कि रजत अपनी बात पूरी करता कि सुकृति ने उसकी बात काट दी और बोली, जस्ट डू इट रजत। सुकृति के कहने पर रजत ने आगे कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया था। इधर रजत सुकृति के ईटानगर जाने की व्यवस्था कर रहा था और दूसरी तरफ सिद्धार्थ और भीखू दोनों माथुर विला जिस सोसाइटी में बना हुआ था उसके बाहर पहुंच चुके थे। आगे मेन गेट है, जाने देंगे? भीखू ने शंका जताते हुए कहा। हाँ हाँ, जाने देंगे, सिद्धार्थ ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया और उसके बाद भीखू को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कह दिया था।
सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद भीखू ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे कि वहां पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया था। सिद्धार्थ को लगा था कि वो अपना नाम बताएगा तो उसे अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन इस टाइम जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था वो सिद्धार्थ को नहीं जानता था, इसलिए उसने सिद्धार्थ को अंदर जाने से मना कर दिया था। उसके मना करने के बाद सिद्धार्थ ने उससे रिया माथुर से फोन पर बात करने को कहा, लेकिन उसने सिद्धार्थ की एक भी बात नहीं सुनी और टाइम का हवाला देकर उसे वापस जाने के लिए और दिन में आने के लिए कह दिया था। क्योंकि सिद्धार्थ के पास रिया माथुर का नंबर नहीं था, इसलिए सिद्धार्थ के पास रिया माथुर से कांटेक्ट करने का कोई जुगाड़ ही नहीं बन पाया था और अंततः सिद्धार्थ मन महसूस कर वापस लौट पड़ा था। जिस सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए रिया माथुर इतना परेशान हो रही थी, वो सिद्धार्थ उसके दरवाजे पर पहुंचकर वापस जा रहा था। रिया माथुर के लिए इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या ही हो सकती थी। भीखू और सिद्धार्थ ईटानगर की मेन मार्केट को पार करके तेजी से बुद्धा मार्शल आर्ट्स की तरफ बढ़ रहे थे। भीखू को अब बीरेन शर्मा की टेंशन हो रही थी, क्योंकि इतनी देर में उनका 2 बार फोन आ चुका था। मैंने पहले ही कहा था कि नहीं जाने देंगे, लेकिन तुम हो यार सिद्धार्थ भाई की अपने अलावा और किसी के सुनते ही नहीं। भीखू ने सिद्धार्थ को उलाहना देते हुए कहा, अरे भाई जाने देते थे, शायद काफी दिनों के बाद आया हूं इसलिए ये लोग पहचान नहीं पाए। चलो कोई ना, कल दिन में आएंगे, सिद्धार्थ ने भीखू से कहा और बाइक की रफ्तार थोड़ी तेज करने के लिए कह दिया था ताकि वो लोग जल्दी पहुंच सके। सिद्धार्थ के कहने पर भीखू ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी और अभी वो लोग कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि एक तेज रफ्तार एसयूवी सिद्धार्थ की गाड़ी को टक्कर मारकर निकल गई थी। टक्कर लगने से उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया था और वो जमीन पर गिर गए थे और बाइक रगड़ती हुई चली गई थी। सिद्धार्थ और भीखू जमीन पर पड़े हुए थे, उनके शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा था। जिस गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी थी वो उनके सामने जाकर रुक गई थी और उसमें से 4 से 5 आदमी उतरकर सिद्धार्थ और भीखू की तरफ चल पड़े थे। सिद्धार्थ की नजर जब उनके ऊपर पड़ी तो वो समझ गया था कि उसकी जान पर खतरा आ चुका है, लेकिन सिद्धार्थ खुद से ज्यादा भीखू के लिए परेशान था, जो उससे थोड़ी दूर पर खड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। आखिर किसने किया था सिद्धार्थ के ऊपर हमला? क्या योगेंद्र सिंह का कोई करीबी है इस हमले के पीछे, या फिर सिद्धार्थ का कोई नया दुश्मन आ गया है सिद्धार्थ के सामने? आखिर कैसे बचाएगा सिद्धार्थ अपने आप को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।